Hello everyone, welcome to our discussion sessions for pre-scene material for September 2026 attempt। जी हाँ, वो बड़ा दिन आ गया है, वो बड़ा डॉक्यूमेंट आ गया है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर 2026 अटेम्प्ट में अपना एसबीएल का एग्जाम दे रहे हैं। आप तमाम लोगों को ऑलरेडी पता है, हमने अपने कोर्स के दौरान पास्ट पेपर्स की डिस्कशन में और वैसे ओवरऑल डिस्कशन में बात मल्टीपल टाइम हाईलाइट की कि एसबीएल एसीसी का एक बड़ा डिफरेंट तरह का एग्जामिनेशन है, जिसमें एग्जामिनर आपके एग्जामिनेशन से 2 वीक पहले आपको पेपर आउट कर देता है। जो 15 पेज की टोटल केस स्टडी आपके एग्जामिनेशन में आनी है, उसमें से 12 पेजेस एग्जामिनर आपको इन एडवांस दे देता है 2 वीक्स पहले, और आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस करें, रिसर्च करें, और फिर इसी की कंटिन्यूटी के एक्स्ट्रा 3 to 4 पेजेस वो आपको एग्जामिनेशन में देता है और उससे रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट्स देता है। मैं और सर सुमान मिर्जा वाला इस प्री सीन का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे 3 क्लासेस के अंदर, और फिर उसके बाद हम सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम इस प्री सीन पर 3 प्रिडिक्टिव मॉक एग्जाम्स डेवलप करेंगे, जो हमारे प्रोफेशनल गेसेस होते हैं कि एग्जामिनर इस सिनेरियो को फिर फर्दर इस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। उसमें से 2 मॉक एग्जाम्स हम आपको क्लास में सॉल्व कराते हैं, थर्ड मॉक एग्जाम आपको खुद से करने के लिए देते हैं। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अब आज से ये जो 2 वीक्स की जर्नी है, ये आपके एग्जाम के पास होने में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ओके, सो दिस प्री सीन डॉक्यूमेंट फॉर सितंबर 2026 एग्जाम अटेम्प्ट, और इस बार जो इंडस्ट्री एग्जामिनर ने सेलेक्ट की है मेरी बड़ी फेवरेट है, थीम पार्क्स की इंडस्ट्री। मैं खुद क्योंकि यूएई में रहता हूं, तो यहाँ मैं थीम पार्क्स को विजिट करने का एक बड़ा शौकीन हूं। मेरे पास कितने पार्क्स की तो पूरी एनुअल मेंबरशिप्स हैं। देखिए, पार्क जब हम नॉर्मली सुनते हैं तो कोई भी ऐसी जगह है जहां हम अम्यूजमेंट के लिए इंजॉय करने जा रहे हैं। उधर राइड्स हो सकती हैं, उधर ओपन एरिया हो सकता है। तो एक तो होता है नॉर्मल अम्यूजमेंट पार्क, जिधर हम इंजॉयमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि उस अम्यूजमेंट पार्क को एक थीम के तहत डेवलप किया जाए। जैसे हमारे यहाँ यूएई के अंदर यास आइलैंड में वार्नर ब्रदर्स पार्क है। तो वो फिर वो जो वार्नर ब्रदर्स के सारे कार्टून्स हैं कि भाई मिकी माउस हो गया, स्कूबी डू हो गया, और ये जितने भी कार्टून्स हम बचपन में देखते थे उस थीम में बनाया गया है। इसी तरह फरारी वर्ल्ड एक थीम पार्क है। इसी तरह दुबई में रियल मैड्रिड पार्क एक थीम पर डेवलप किया गया है। उधर तमाम जो राइड्स होंगी, तमाम जो अम्यूजमेंट एक्टिविटीज होंगी, वो उस पर्टिकुलर थीम से मुराद क्या हो गई, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डेवलप की जाएंगी। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आई थिंक अम्यूजमेंट पार्क्स तो हैं, बट हमें थीम पार्क्स नजर नहीं आते। इसी तरह आप जो डिज्नी वर्ल्ड है, जो हमें पेरिस में नजर आता है और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में मौजूद है, दैट इज अ थीम पार्क जो एक पर्टिकुलर थीम में डेवलप किया गया है। और फिर सर सुभान हमारे साथ बैठे हैं, एक बेहतरीन डिटेल्ड एक्सपीरियंस सर का यूएस का। तो मकसद क्या है इस प्री सीन का, देखें रीडिंग तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन इसे समझना है कि थीम पार्क इंडस्ट्री किस तरह चलती है, इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या पोटेंशियल रिस्क होते हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट है। तो ये जो हम आपके साथ एग्जाम्पल्स आपको देंगे, ये जो प्रैक्टिकल डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे, यही असल एग्जामिनेशन है। एग्जामिनर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं उठाता आपके लिए, वो एक रियल वर्ल्ड चीज उठाता है, उसी के अंदर चीजों को रिफ्रेश करता है और वो आपको प्रेजेंट कर देता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग प्री सीन डॉक्यूमेंट। तो इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। हर टिपिकल प्री सीन की तरह 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर एग्जामिनर ने 2 पोर्शंस दिए हैं। एक हमारे पास इंडस्ट्री बैकग्राउंड है, जिसके अंदर वो आपको पूरी इंडस्ट्री समझाता है इस तरह से जैसे आपको कुछ भी नहीं आता। मतलब आप कभी थीम पार्क गए ही नहीं, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग असली में गए भी नहीं होंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे समझाएगा जैसे आप बिल्कुल जीरो है, और हम आपको ऐसे समझाएंगे जैसे हम बैठे ही थीम पार्क के अंदर हैं। और फिर आपके पास क्लाइंट की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी होगी। तो ये सारी डिटेल डिस्कशन होगी। तो इसके एनालिसिस में इन डेप्थ जाते हैं सर। आप अपना प्लीज इनपुट दीजिए, फिर इसके बाद हम इसकी डिटेल रीडिंग स्टार्ट करते बस स्टार्ट लेते हैं। सर ओवैस ने कहा ना कि थीम पार्क जो है वो उनकी फेवरेट इंडस्ट्री है, लेकिन मेरी फेवरेट इंडस्ट्री नहीं है। तो मुझे तो इतनी मजे, क्योंकि आई डोंट नो, शायद मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, या मे बी मुझे ये म्यूजियम और थीम्स और ये सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ऑल्दो मैंने विजिट किया है जो सबसे फेमस जो थीम पार्क है, और जाहिर है जो दुनिया का टॉप मोस्ट जो यूएस का है वो है डिज्नी डिज्नी वर्ल्ड, जिसके कैरेक्टर्स के साथ हम सब बड़े हैं और आज भी उसके कैरेक्टर्स चलते हैं।
तो मैंने जो एक विजिट किया था वो किया था पेरिस में, और आई थिंक 17-18 ईयर्स बैक। तो उस टाइम यानी उस टाइम थीम पार्क जो थे वो क्या होते थे, ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट डिज्नी वर्ल्ड। और फिर अब विद द टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेटजीज चेंज हुई, और यही हमारा एग्जामिनर हमारे साथ खेलेगा, रिक्वायरमेंट में उसने यही खेलना है कि भाई वो ऐप आ गई तो अब क्या होगा थीम पार्क, क्योंकि अब तो थीम पार्क बिल्कुल चेंज हो गए। लेकिन ऑल्दो जो आप, जैसे हमने एक कैरेक्टर उठाया मिकी माउस, डिज्नी वर्ल्ड का जो सबसे हमारे लिए मिकी माउस क्या है, हमारे लिए मिकी माउस एक कैरेक्टर है। लेकिन डिज्नी वर्ल्ड के लिए मिकी माउस एक बहुत बड़ा इनटेंजिबल एसेट, ह्यूज। जैसे सर ने मिकी की मिसाल दी ना, मिकी माउस हो गया। ऑल्दो डिज्नी के तो बहुत कैरेक्टर है, मिकी माउस है, मिनी माउस है, डोनाल्ड डक है, गुजी है, वो कौन सा है फिर, ये अभी फ्रोजन मूवी जो आई थी एल्सा होना। यानी इनके तो कैरेक्टर्स आप उठा के देखते जाएं, लेकिन जो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वो मिकी माउस है, कि आज बाबे भी हो जाएं बच्चे भी हो जाएं सब। और जब सर ने कहा ना, एक तो है थीम पार्क इज एक्चुअली एन अम्यूजमेंट पार्क, यानी जैसे हम कहते हैं ना शेयर होल्डर इज ए स्टेक होल्डर, इंप्लॉय इज ए स्टेक होल्डर। यानी अम्यूजमेंट पार्क जो है वो एक ब्रॉड अम्ब्रेला है, और उसके अंदर आप कह रहे हो कि थीम, तो थीम पार्क जो है वो एक्चुअली एक अम्यूजमेंट पार्क ही, वो एक ब्रॉड टर्म में अम्यूजमेंट पार्क ही है। लेकिन वो एक थीम में, थीम से मुराद इट कुड बी साइंस, इट कुड बी कल्चर, इट कुड बी अ मूवी। यानी आप उसमें जाएंगे आपको पूरा फ्रोजन मूवी की तरह सिनेरियो मिलेगा। इट कुड बी अ कैरेक्टर, जैसे हमने कहा मिकी माउस, सही है ना। तो ये मूवी हो सकती है, थीम ये हो सकता है, थीम एक साइंस पे हो सकती है जैसे नासा, कि आपको पूरा ऐसा लगेगा एस्ट्रोनॉट्स और ये घूम रहे हैं और उसी में थीम पार्क, और उसी के अंदर राइड्स हो रही है सब। तो जब ये थीम पार्क बनाते हैं तो ये हमारे कोर्स में भी ये जो इसके अंदर आएगा पूरा रेवेन्यू स्ट्रीम पूरी, ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि आपको, आप डिज्नी गए और आपने मिकी माउस को देखा और भाई, एक स्ट्रेटजी तो यही है, आए एक अच्छी सी रोलर कोस्टर राइड लें एंड यू लीव। लेकिन दूसरा ये है कि क्यों ना उसी रोलर कोस्टर राइड को, उस एरिया को मिकी माउस कर दें, मिकी माउस ब्लॉक, मिकी माउस लैंड। अब वो ये सिर्फ ये नहीं होगा, अब जब आप टिकट बाय करोगे तो टिकट पे ही मिकी माउस बना हुआ होगा, तो बच्चे उससे भी खुश होंगे। फिर वो मिकी के एयर वगैरह वो बड़े फेमस हैं वहाँ डिज्नी के। फिर मिकी की राइड। अच्छा, अब मिकी के फूड, अगर आप वो गूगल सर्च कीजिएगा मिकी के वॉफल्स, वॉफल्स आप खाते हो मिकी प्रिंसल्स, तो पता नहीं क्या क्या चीजें मिकी की, मिकी। अब जब आप कोक पियोगे वहां तो वो भी मिकी के कप में होगी। फिर आपको मिकी का कॉस्ट्यूम भी लेना होगा, फिर मिकी का कप भी लेना होगा, बच्चे मिकी का बैग भी लेंगे, फिर वाटर बॉटल भी होगी, फिर उसका वो लंच बॉक्स। यानी इट्स अ बिग रेवेन्यू स्ट्रीम, इज जस्ट नॉट अ राइट थीम। ये अब इस पे हमें गुफ्तगू करनी है, ये उनका इतना बड़ा इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, फिर रात रुकनी है तो फिर रिजॉर्ट उस थीम के होंगे, कि उसी तरह आप रात रुकोगे तो वो, यहां तक कि अब आप क्रूज उठा के देखें, डिज्नी के क्रूज हैं जो फ्लोरिडा से चलेगा, यूरोप जाएगा, फ्लोरिडा से यानी इस पे इतना कुछ है। तभी मैंने क्या टर्म यूज की, फॉर अस मिकी माउस इज जस्ट अ कैरेक्टर, फॉर देम इट्स अ, लाइक इट्स एवरीथिंग, इट्स अ बिग ह्यूज इंटेंजिबल एसेट। फिर हम बात करते हैं, इस तरह आपका यूनिवर्सल स्टूडियो, आप लोगों ने खुद नाम सुना होगा हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर की पूरी थीम। इसी तरह लेगोलैंड, तो ऐसे ये सारे, ये आपका सिम्बा लायन किंग, तो ऐसे कितने कैरेक्टर और उसके वो थीम पार्क हैं एक से एक, तो हम उसके साथ तो बात बिल्कुल करते हैं एग्री और करूंगा। उन मैं स्ट्रेटजीज पे ही बात। जब मैं वार्नर ब्रदर्स लेकिन में इट्स गया नॉट माय फेवरेट इंडस्ट्री, बस मैं लगा हुआ उस पर जब थोड़ा मैं सा। वार्नर ब्रदर्स में गया था, थ्रू दैट वाज अ पूरा टॉम एंड जेरी का एक घर बनाया हुआ था उसमें, टॉम एंड जेरी की राइड, और फिर जैसे सर ने कहा बाकायदा सुवीनियर शॉप्स होती है, हर करेक्टर की अपनी अपनी सुवीनियर शॉप होगी, फिर करेक्टर्स बने हुए घूम रहे होंगे, आप उनके साथ पिक्चर्स ले रहे हो। सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री। और जाहिर है फिर इधर रोलर कोस्टर राइड्स भी होती हैं, फिर इजी राइड्स भी होती हैं, बट ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं भाई, ये एक ऐसी चीज है कि मैं जाता हूं ना, तो मेरे साथ मेरे 65 ईयर्स प्लस के पेरेंट्स भी जाते हैं ना, तो वो भी बोलेंगे एक अलग दुनिया में हम आ गए, एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, यानी आपके 6-8 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट, इस इंडस्ट्री को पढ़ते हैं कि किस तरह थीम पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क की सब कैटेगरी जो एक पर्टिकुलर थीम के अराउंड बनाई जाएगी। ओके, सो इंट्रोडक्शन, हेस्पर वर्ल्ड is a theme park located in the country of D-Land. Hesper World was established over 50 years ago, both, and has since grown to become the third largest theme park in D-Land, based on both the revenue and the customer number. तो हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, कि भाई हमारा क्लाइंट हेस्पर वर्ल्ड है, 50 साल पुराना है, थर्ड लार्जेस्ट
ये अपने सेगमेंट के अंदर, डी लैंड के अंदर ऑपरेट कर रहा है। ओके, नाउ एन अम्यूजमेंट पार्क इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज विच फीचर्स अट्रैक्शंस such as rides, games, play areas, and its purpose is to provide entertainment to the visitors. तो ये तो एक ओवरऑल अम्यूजमेंट पार्क है। अच्छा, अम्यूजमेंट पार्क हमने बचपन से बहुत देखे हैं भाई। हम किसी वाटर पार्क जाते हैं, वो भी एक अम्यूजमेंट पार्क के, उधर राइड्स वगैरह स्लाइड्स खाते हैं, सिटिंग एरिया होता है, सारी चीजें। तो अम्यूजमेंट पार्क एक ब्रॉड कैटेगरी, उसी के अंदर एक सब कैटेगरी बनाई गई थीम पार्क। अ थीम पार्क इज अ टाइप ऑफ अम्यूजमेंट पार्क विच इज अ सेंट्रल थीम. The theme might be based on a particular subject, such as outer space or a particular group of characters. For example, those found in animated movies. अच्छा, सर ने आपको बड़ी चीज एम्फेसाइज करी कि थीम पार्क जरूरी नहीं है ये कार्टून कैरेक्टर्स ही, ये नॉर्मल जैसे स्पेस से रिलेटेड थीम पार्क भी हो सकते हैं, सही, एक किसी साइंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो सीजन एक बड़ा मशहूर हो गया था नेटफ्लिक्स पे, मनी हाइस्ट, तो मनी हाइस्ट की थीम के अंदर बड़ी एक्टिविटीज होती थी। यानी कॉलेजेस वगैरह अपनी जो फेयरवेल रखते थे वो मनी हाइस्ट की थीम में रखते थे, सब उसके जैसे कपड़े पहन कर आएंगे और फोटो बूथ होगा और उसकी वाली एक्टिविटीज होंगी। तो एक थीम डेवलप कर देना और फिर उससे अम्यूजमेंट पार्क से कनेक्ट कर देना, राइड्स हो गई, सारी चीजें, उधर सोवेनियर शॉप्स हो गई, सारी चीजें, दैट रिलेट्स टू अ थीम पार्क सेक्टर। अब देखें, ये सिर्फ और सिर्फ उस थीम पार्क में जाके रेवेन्यू नहीं अर्न करते। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने जो मनी हाइस्ट वाली बात की ना, जैसे आज से कोई 4-5 साल पहले जो हेलोवीन था, तो हेलोवीन आप लोग समझते हो, हेलोवीन जो इवेंट है, ये यानी बड़ा सुपर हिट इवेंट है, अक्टूबर की आखिरी तारीख को होता है, यानी 31 अक्टूबर से, ना उसको ये इवेंट होता है। और हेलोवीन उसमें लोग करते क्या, बच्चे बड़े सब, तो उस इवेंट में सब एक कैरेक्टर उसमें आते हैं, सही है ना। कोई उसमें पुलिस ऑफिसर बन जाएगा, कोई उसमें कुछ, कोई किलर का रोल, यानी यानी अपने अपने क्या, कोई मिक्की माउस बन गया, कोई मिनी माउस बन गया, किसी ने क्या कैप ले ली, किसी ने कुछ एक्स वाई जेड। और फिर मोहल्ले में चॉकलेट्स, और एक वो एक अलग कल्चर होता है, सही है ना। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब इस हेलो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा काम ये थीम वाला होता है कि भाई इस दफा व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम, तो बोला जी मैं आई एम गोइंग टू बी एल्सा इन ना, जो डिज्नी का कैरेक्टर है। तो बाकायदा वो थीम पार्क का इतना इन्फ्लुएंस होता है और उस थीम का इतना इन्फ्लुएंस होता है मीडिया पे सब, कि बाकायदा आउटर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें। तो मुझे ये जो मनी हाइस्ट वाली बात आई ना, तो मैंने भी एक दफा वो पूरा वो लिया था मनी हाइस्ट का, वो जो उसका मास्क और वो रेड एंड एवरीथिंग। And then, I was that time in the time of Halloween, I got that costume और उसको मैंने पहना था। यानी इसका मतलब ये इतनी बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है कि कल्चर के साथ भी इन्वॉल्व हो जाती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि यू गो टू डिज्नी वर्ल्ड और आप फरारी वर्ल्ड जाए। अच्छा, फरारी वर्ल्ड जो इनके यहाँ अबू धाबी में, दैट्स अ थीम पार्क। तो अब हो सकता है कुछ ऐसे थीम पार्क हैं जिसमें वो टारगेट करते हैं बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल मिकी मिनी। अच्छा, इस तरह जेंडर बेस भी हो गए ना, जैसे फ्रोजन मूवी जो आई थी वेरी फेमस, उसको ज्यादा टारगेट किया छोटी बच्चियों को। तो मुझे याद है मेरी बेटियों ने भी उसका वो एल्सा होना, उसके वो कॉस्ट्यूम वगैरह लिए, और तो उसको टारगेट करते हैं। इस तरह जैसे फरारी वर्ल्ड है, अब फरारी वर्ल्ड, अब जिन्होंने कहा ना कि भाई बड़े भी जा सकते हैं, तो हर किस्म का जो है ना वो डिपेंड करता है कि किसका किस किस्म का शौक है। तो वो रेवेन्यू सिर्फ वहीं से नहीं कमा के दे रहे, वो आउटर इवेंट्स और कल्चरल इवेंट्स उसमें भी उसको इन्वॉल्व कर देते। विल टॉक ऑन दिस। Now, theme parks offer visitors a wide range of attractions, including rides, shows, play areas, food outlets, shops. अब राइड्स तो रोलर कोस्टर्स हो गए, जस्ट एक तो भाई बहुत ही खतरनाक रोलर कोस्टर होते हैं, फरारी वर्ल्ड के रोलर कोस्टर देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क, और ऐसी राइड्स आपका दिमाग घूम जाएगा, मतलब बहुत सख्त दिल वाला बैठ सकता है। लेकिन सिर्फ उधर ऐसी राइड्स नहीं होती जो बहुत ही बहादुर लोग ले, उसमें मिक्स ऑफ राइड्स रखी जाती हैं ताकि हर तरह का बंदा एंजॉय करे। फिर उधर शोज होते हैं बाकायदा, सही, जैसे आप खास तौर पे इधर वार्नर ब्रदर जाओगे तो उधर बाकायदा कार्टून करेक्टर का शो होगा। फिर उधर कार्टून करेक्टर्स घूमेंगे, तस्वीरें कराएंगे। फिर प्ले एरिया होता है, फिर फूड आउटलेट्स तो एक बहुत ही खतरनाक रेवेन्यू स्ट्रीम है भाई, सही। फिर शॉप्स होती हैं, सोवेनियर शॉप्स वगैरह हो गई, ये बहुत बड़ी स्ट्रीम होती है, मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा आप ऐसे सोवेनियर्स देखोगे। सोवेनियर्स जो कस्टमाइज है, ये कप है तो ये भी फिर हर करेक्टर के हिसाब से होगा, all based on the chosen theme. Some theme parks are divided into themed areas called land or zones, offering attractions and rides within those lands, and zones which immerse the visitors with a themed experience as they move around the park. देखिए, एक तो लैंड है, उधर राइड्स वगैरह लगा दी। जोन क्या है, अब आप समझ लो फरारी वर्ल्ड है तो आपको बाकायदा एक ऐसे जोन में लेकर जाया जाएगा जहां आपको वो
कार्स चलती हुई या वो सारी जोन फील कराया जाएगा। या आप किसी कार्टून कैरेक्टर में जाओगे तो बाकायदा आपको उसका घर बना के दिखाया जाएगा। तो बाकायदा इसमें जोन्स होता है, और ये पूरी समझो इट्स 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 अ ह्यूज स्पेस। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला मैं हमेशा प्री सीन से रिलेटेड एक कहता हूँ कि अगर प्री सीन किसी ऐसी केस स्टडी से आए जिसको आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, आपको समझने में बहुत मजा आता है। जैसे उबर करीम के ऊपर एक बार आया था, तो वो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ था। लेकिन अब थीम पार्क्स हमें आमतौर पे हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं मिलता। आई थिंक पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में हमें नहीं नजर आते। लेकिन फिर उसमें लेक्चर, ये कंटेंट को समझना, इस पर रिसर्च करना, ज़ाहिर एग्जामिनर तो कहता है आप सिर्फ प्री सीन को पढ़ो, लेकिन आपको उस इंडस्ट्री को फील करना जरूरी है कि हाउ एग्जैक्टली दैट इंडस्ट्री वर्क्स। तभी फिर आप उस इंडस्ट्री के चैलेंजेस वगैरह समझ सकोगे। जैसे अब मैं आपको फूड आउटलेट पर मिसाल दूं, मैंने क्या किया भाई, मेरे पास थीम पार्क के पूरे साल के पास है यहाँ साइलेंट। अब क्या होता है भाई, अब आप बच्चों वगैरह के साथ जा रहे हो, अब बच्चा आपके पास आया, बोला मुझे पॉपकॉर्न खाना। अब आप कार्ड चार्ज कर, पॉपकॉर्न भी अच्छा खासा महंगा है। तो अब ऐसा है ना कि पेरेंट्स सोचेगा ये वो ऐसी फैक्टर, तो होता क्या, उधर आपके फेस पास बन जाते हैं। बच्चा जाए, छोटा सा बच्चा फूड आउटलेट पे गया, वन पॉपकॉर्न, पैसे सिर्फ अपना फेस स्कैन करेगा, आपके कार्ड पर चार्ज हो गया। तो फूड आउटलेट से इस तरह बिजनेस चलता है, यानी उधर फेस पास रिकग्निशन। जैसे हमारा मोबाइल फेस पास से चलता है, ऐसे हर आउटलेट पे फेस पास लगे हुए होते हैं। फिर ये एनुअल पासेस बेच देते हैं टू कंफर्म देयर रेवेन्यू। भाई आप देखो ना, एक बंदे ने ले लिया एनुअल पास, लेकिन वो साल में इन रियलिटी कितनी बार जाता है? सही, आप एक थीम ये पार्क ये एक ये बार दो ये बार जाओ। यस। ये आपकी एग्जामिनेशन में प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे बात हो सकती है। एग्जामिनेशन में मे बी हम ऐसा एक मॉक में वो रिक्वायरमेंट भी डाल दें, और मे बी इन योर रियल एग्जामिनेशन ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे बात हो सकती है। मे बी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग डाउन, मे बी सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव इश्यूज आर गोइंग ऑन, मे बी दे हैव लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। तो क्यों ना थोड़ा सस्ता करके एनुअल पास ही दे दो। और आप लोग इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ते हो ना, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी समर ब्रेक के टाइम पे बंदे को बड़ी खुशी होती है कि यार विल गो टू यूनिवर्सल स्टूडियो, हाँ भाई बहुत जाएंगे। अब भाई वो समर ब्रेक चल रही है, तो उसमें आप 4-8 दफा चले जाओगे। या ऐसे जू के और ये वो पासेस होते हैं, लेकिन उसने आपको पूरे 12 महीने का पास बेच दिया। तो आप ऐसा सोचते हो कि आप जाओगे, बट यू विल नॉट गो, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इनिशियली 1-2 दफा अच्छा लगता है, एंड देन इट गोज डाउन। फॉर एग्जाम्पल लेगोलैंड, ये भी एक बहुत बड़ा थीम पार्क है, लेगो वर्ल्ड। तो अब लेगो के लिए तो लोग बहुत ही शौकीन होते हैं, लेकिन आप कितना शौक पूरा कर लोगे? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। तो ये हो सकता है एग्जामिनेशन में केस आ जाए कि द कंपनी हैज सम लिक्विडिटी प्रॉब्लम और प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम, एंड यू आर एक्सटर्नल कंसल्टेंट, और आप बताएं भाई क्या प्राइसिंग, क्या स्ट्रेटजी ऐसी लाएं टू शॉर्ट टर्म वो प्रॉफिटेबिलिटी या एक लिक्विडिटी शॉर्ट मिल जाए। तो वो एक एनुअल पासेस बेचने वाली बात की जो सर के पास है। मैं तो इतना बेवकूफ बनता नहीं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात हूँ आपको, थीम पार्क में क्या मामला है कि चाहे कस्टमर एक हो या 100, आपको राइड्स तो चलानी, आपको पार्क तो खोलना है। तो इसमें एक होता है वीक डे पास और एक होता है ऑल वीक पास। अब वीकडे पास वो सस्ता दे देते हैं, वीकडे पास कौन लेते हैं? हमारे जैसे लोग लेते हैं। जैसे अब मेरे लिए वीकडे में जाना इज नॉट अ बिग डील, मैं जा सकता हूँ वीकडे में, भाई मेरा कोई नौकरी पे तो मुझे जाना नहीं, मुझे तो रिकॉर्डिंग करनी, मैं वीकेंड पे कर लूंगा। तो वीकडे पासेस वो सस्ते बेच देते। अच्छा, बंदे ने वीकडे पास ले लिया, अगर एक जॉब वाला बंदा है तो उसके लिए असल में वो वीकडे पास वेस्टेज हो जा ही नहीं सकेगा। फिर इसमें वीकडे पास होता है, इसमें वीकेंड पास होता है, फिर इसमें ऐसे पासेस होते हैं जिसमें आपको फूड पर डिस्काउंट मिल जाएंगे। अच्छा, फिर एक और गेम, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे आपको बताऊं। भाई राइड्स पे लाइनें लगी हुई होती हैं, तो इसमें एक इसको कहते हैं प्रायोरिटी पास, हर राइड पर मिल रहा होता है। आप प्रायोरिटी पास लो, डायरेक्ट लाइन स्किप करके आपको पहले चांस मिल जाएगा। तो ये सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ये सारे प्राइसिंग ऑप्शन होते हैं। आप सिर्फ एक बार काम कर लेना, या साइलेंट की वेबसाइट पे चले आना, तो आपको एक से एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज नजर आएंगी। हर राइड पर प्रायोरिटी पास आप खरीद सकते हो। आप ओवरऑल एनुअल का प्रायोरिटी पास खरीदो, हर राइड में आपका नंबर पहले आ जाएगा। ओके। क्योंकि जो स्पेशल राइड्स होती है ना, उस पर होती है 2-2, 3-3 घंटे की लाइन। तो ऐसे ये जैसे डिज्नी वर्ल्ड है, उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया लाइटनिंग लेन का। लाइटनिंग लेन क्विक, कि आपको फौरन जाके वो मिल जाए। और अब इस तरह जो इन्होंने कहा कि ऐसी एक्साइटेड और ऐसी डेंजरस किस्म की राइड्स होती हैं, तो हमारे यहाँ डेलस में भी जैसे सिक्स फ्लैग्स है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। वो तो बाकायदा कुछ चीज़ों में तो वो आपसे डिस्क्लेमर भी और वेवर भी लेते हैं कि भैया जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर उसको अलाउ नहीं होता, कोई बैक प्रॉब्लम है, कोई हार्ट इश्यूज हैं, ये वो, छोटे बच्चे एक सर्टन एज के, फिर इसी तरह एक सर्टन हाइट चाहिए। तो हो सकता है एग्जामिनेशन में ये भी एक केस बन जाए। चलें ये भी सुन लें भाई, बन जाएगा हेल्थ एंड सेफ्टी का, कोई एक्सीडेंट का केस। क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा बिठा दिया लो हाइट का, तो वो हो सकता है जब राइड ऊपर जाएगी तो वो बेल्ट से ही नीचे से निकल जाएगा, और ऐसे एक्सीडेंट हुए भी हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड भी कुछ इश्यू आ सकता है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड भी आ सकता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे भी बात हो सकती है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज जो है ना, उसको वो आपके साथ खेल सकता है, आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम दिखा के कि भाई ये प्रॉब्लम्स है ना, हाउ टू फिक्स इट, यू आर एन एक्सटर्नल और कंसल्टेंट इसमें सर। प्राइसिंग ऐसी है, मैं आपको बताऊं, आप राइड में बैठो, आपकी पूरी राइड रिकॉर्ड होती है। अब वो आपको फ्री में दिखाते हैं। अब आपने कहा मुझे चाहिए, बोलेंगे लाओ 200 दरम। आप अंदर गए, आपकी एक ही बार तस्वीर खींचेंगे, आपको डिफरेंट बैकग्राउंड्स पर वो प्रोवाइड कर देंगे। आपको दिखाएंगे फ्री में, लेकिन देंगे नहीं। आपने कहा लाओ भाई इतने पैसे दे दो। तो इसमें फिर इट्स इट्स अ बिग रेवेन्यू इंडस्ट्री भाई। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। थीम पार्क्स डिफर फ्रॉम अम्यूजमेंट पार्क्स in that they feature a theme collection of rides and attraction, whereas amusement parks feature an unconnected collection of rides. जैसे हमने कहा अम्यूजमेंट पार्क एक जनरल पार्क है, उधर भी राइड्स वगैरह होंगी, लेकिन वो किसी थीम के तहत नहीं बनी। अच्छा, अब आप एक बात समझो, फरारी वर्ल्ड में कोई नई राइड नहीं होती, वही राइड है, उसको उस थीम में बदल दिया। उसके कलर वलर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फरारी जैसा कर दिया। Okay, collection of rides and attraction. However, over the years, many amusement park operations recognize that by incorporating themes, stories, architecture, landscapes, characters into their parks, visitors become more engaged and they were able to attract a wider range of visitors. फिर देखो ना, जब थीम होगी तो सोवेनियर्स भी बिकेंगे। थीम होगी तो लोग डिफरेंट राइड्स भी ट्राई करेंगे, फिर पिक्चर्स भी खींचेंगी, फिर हर चीज होगी, लोग अपने आप को उससे रिलेट करेंगे। ओके ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आप उसके ना फैन होते हो। ये सीधे लफ्जों में जो बात है ना, आप उसका आप जाते क्यों थीम पार्क? क्योंकि पहले आपने उसको टीवी पे देखा होता है, कार्टून पे, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो लेट्स गो टू डिज्नी दिस टाइम, क्योंकि मुझे मिक्की से मिलना ही है। तो वो रियल मिक्की है। अच्छा, वो मिक्की वो जैसे सर ने कहा ना घर भर जो बना है, तो यू विल फील लाइक कि हाँ भाई आप वाकई में वो फ्रोजन के उस प्रॉपर कैसल में आ गए हो। वो एक ऐसा सस्ता सा कोई कैसल नहीं बना हुआ कि आप उसमें घूम फिर के आ गए। वो फील ही ऐसी है कि बाहर आके भी आपको ऐसा लगेगा कि रियल में आप कोई परी शहजादी ऐसे थे। अच्छा, जब सर बात कर रहे थे तो मुझे दो एग्जांपल आई थी, वो उस टाइम देयर वाज स्लिप ऑफ समथिंग, तो मैंने कहा अभी मैं आपको एक वो दे दूं। एक तो है जैसे सर ने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट, एग्जामिनेशन में ही बन सकता है सवाल, क्योंकि राइड्स ने तो चलना ही है थ्रू आउट, मे बी लाइक 10 आवर्स अ डे और वट एवर, वीकडे हो या वीकेंड हो उसने चलना है, वो तो उसकी तो कॉस्ट है, एक बंदा बैठे या 10 बैठे। तो अमूमन ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेटेजी वीक डेज में या एक पर्टिकुलर डे पे होती है। जैसे मैं आपको इस वक्त इस इंडस्ट्री की नहीं एक दूसरी इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं, सिनेमा इंडस्ट्री, मूवीज एंटरटेनमेंट उसमें। तो जैसे यूएस में ट्यूसडे वाले दिन मूवीज की जो टिकट होती है वो $2 होती है, कि भाई जो जहां $10 और $20 की टिकट होती है, अगर आप थोड़ा वेट कर लो ट्यूसडे वाले दिन वो मूवी देख लो, तो वो आपको $2 या $3 में मिल जाती है। इसका मतलब पूरी रिसर्च की भी होती है उन्होंने कि भाई सैटरडे संडे फ्राइडे इसमें तो रश रहेगा, मंडे ट्यूसडे वाला दिन निकाल लो, या कुछ जगहों पे वेनसडे वाला दिन होता है कि वेनसडे। तो ये भी एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल बन सकता है कि दे विल डू सम काइंड ऑफ रिसर्च कि भाई वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली दे पेइंग, वहां वो तो जा ही रही है, सही है ना। वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट जो भी उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेन और कॉस्ट ऑफ रनिंग, वो तो चल ही रही है। अब उस कॉस्ट में हम कैसे मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करें, असल में अभी ये टर्म सही है, मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करें, वो कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए यू नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर डे, कि भाई उसमें हम ऑफर कर दें कि भाई आके फ्री में या सस्ते में आके ले जाओ। ये अमूमन होता है, और उस टाइम पे वो ऐसे एड्स वगैरह वो सारी चीजें चलाता है। अच्छा, एक और जो एग्जांपल आई वो मैं आपको बताऊं, बड़ी प्रैक्टिकल। कोलैबोरेशन, वही अगेन सर ने कहा राइट तो चलती रहेगी, राइट तो चलती रहेगी, तो ये करते हैं कोलैबोरेशन। अब मैं आपको रियल किस्सा सुनाता हूँ डिज्नी वर्ल्ड और इनका। आप गए फ्लोरिडा, अच्छा ये होता है, ये सारा महंगा एक्सपीरियंस। अच्छा, ये अमीर लोगों की वो मसले हैं, हाँ भाई, ये गरीब आदमी के मसले नहीं, बहुत खर्चा होता है इसमें। फ्लोरिडा का टिकट लो वो भी एक्सपेंसिव होगा, और फिर या कैलिफोर्निया का टिकट लो या पेरिस का लो, जिन जगहों पर डिज्नी वर्ल्ड है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिज्नी वर्ल्ड। तो जब आप उधर जाते हो, फिर उधर के होटल्स एक्सपेंसिव और यानी ये बड़ा खर्चा है। तो करते क्या है, कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अब किसके साथ कोलैबोरेशन किया वो समझे। इन्होंने कोलैबोरेशन किया, जो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं वो है रियल एस्टेट। अब एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट या होटल्स की चेन है, वो आपको पता है क्या बोलेंगे, वो आपको एक ऑफर करेंगे। हमारे तो कई दोस्तों ने किया है। वो आपको ऑफर ये करेंगे कि भाई आप हमारे एक क्लासरूम में आइए, कॉन्फ्रेंस रूम में, 2 घंटे का लेक्चर आपको हमारा सुनना होगा। आप बोलोगे ठीक है, लेक्चर सुनना पड़ेगा। उस लेक्चर के एंड में हम आपको डिज्नी वर्ल्ड का फ्री पास देंगे। अब देखिए, ये हुआ कोलैबोरेशन बिटवीन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड द थीम पार्क अम्यूजमेंट इंडस्ट्री, कि भाई इसने उन लोगों को बुलाया भाई जो फ्लोरिडा पहुंच गए, इसका मतलब उनका पैसे वैसे इंटरेस्टेड है। वो आपको बिठा के समझाएंगे, डू यू नो वी हैव होटल चेन्स, वी हैव होटल्स इन पेरिस, वी हैव होटल इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड नेपाल एंड ऑल दैट, हम आपको ये कार्ड बेचेंगे तो उससे ये होगा एंड यू विल हैव।
ये पूरा लेक्चर सुनना मजाक नहीं होता। एक दफा वैसे मैंने कैलिफोर्निया में मैंने भी सुना है, सही है ना, लेकिन मुझे उसके अगेंस्ट उन्होंने $200 का पास दे दिया था और बोला था किसी भी रेस्टोरेंट में यूज कर लेना, कि वो बहुत घटिया रेस्टोरेंट थे, जस्ट वेस्टेड। और कुछ एक दो राइट्स ही वो दे दी थी। तो पूरी फैमिली, अब आपकी पूरी फैमिली है, 10 लोग हैं, तो 10 लोग जब जाके वो 2 घंटे का घटिया लेक्चर सुनेंगे ना उसका, उसके बाद वो आप सबको फ्री में पासेस दे देगा डिज्नी वर्ल्ड के। आपका फ्री हो गया डिज्नी वर्ल्ड, इसका भी काम हो गया। तो व्हाट इज दिस? कोलैबोरेशन। तो ये एग्जामिनेशन में कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, मे बी विद द स्कूल, मे बी विद द कॉलेज, मे बी विद द रियल एस्टेट। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी रियल एस्टेट की, सर। Now, the D-Land theme park market. The D-Land has a population of over 60 million people and has a well-developed economy. देखिए सर ने अभी यहाँ एम्फेसाइज किया, भाई गरीब लोगों का शौक नहीं है ये इट्स एन एक्सपेंसिव इंडस्ट्री। यानी इसके पासेस, इसकी एंट्री वगैरह ये सब एक्सपेंसिव होता है, ये सस्ती इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पूरा सेगमेंट जो है, ये सारा का सारा सेगमेंट एक एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है, ये महंगा सेगमेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एक बार की एंट्री थीम पार्क की मिनिमम $100 की होती है। $100 मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा फीसेज होती है। हाँ, लेकिन उसमें फिर अंदर जितनी राइड्स हैं वो सब वो आपको फ्री कर देते हैं। A significant proportion of the population has a disposable income to spend on wide range of leisure and tourism activities. Okay, now डीलैंड थीम मार्केट। अच्छा, याद रहे हमारा क्लाइंट हेस्पर वर्ल्ड है, ये हमारा क्लाइंट है और ये थर्ड लार्जेस्ट है। सही। 16% ऑफ द मार्केट हमारे पास है। डाइनो लैंड के पास 22% है। स्पेस पार्क के पास 27% है। और फिर बाकी अदर थीम पार्क के पास 35% है। 35% ऑफ द मार्केट है। हमारा क्लाइंट 16% ऑफ द मार्केट शेयर होल्ड कर रहा है। ओके। The D-Line theme park market earned an estimated revenue of nearly $1 billion in 20x5. And this is estimated to grow by over 10% in the next 5 years. The current growth has been driven by strengthening global leisure and tourism market, wherein theme parks have become an integral part of this, making them popular destinations for people whilst taking holiday or short breaks. देखिए, ना सिर्फ आपका लोकल आता है बल्कि फॉरेनर यहाँ आता है। जैसे बाकायदा जो अबू धाबी में यास आइलैंड है, उधर होटल्स हैं। या आप पेरिस जाते हो डिज्नी वर्ल्ड, अच्छा डिज्नी वर्ल्ड अब अबू धाबी में भी खुलने वाला है, लेकिन वैसे डिज्नी वर्ल्ड सिर्फ पेरिस में नहीं, बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी है। तो उधर बाकायदा होटल्स होते हैं और फिर इसकी वजह से टूरिस्ट भी आता है। सही। देर आर वाइड रेंज ऑफ थीम पार्क। लेकिन एक 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 राइटर आप लोगों ने पढ़ा था हमारे साथ, माइकल पोर्टर, याद है आपको? पोर्टर्स डायमंड इंडस्ट्री, पोर्टर्स डायमंड, रिमेंबर वैस? यस। तो पोर्टर डायमंड ने आपको क्या बताया था? उसमें एक फैक्टर यही था ना, डिमांड इन होमलैंड। क्यों ये उन मुल्कों में आज तक नहीं चल सके? क्योंकि इसके लिए पहले लोकल उसको सपोर्ट करे। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट बिकम अ ग्लोबल इंडस्ट्री। मिकी कब का मर जाता अगर अमेरिकन उसको सपोर्ट ना करते। वॉल्ट डिज्नी का है ना डिज्नी वर्ल्ड। तो ये डिज्नी वर्ल्ड सबसे पहला ये है यूनाइटेड स्टेट की प्रोडक्ट, और यूनाइटेड स्टेट में ये कि एक तो है ये उधर आपका, एक ईस्ट कोस्ट पे, एक वेस्ट कोस्ट पे कैलिफोर्निया, और एक इधर। अब हमारे इधर डेलस में भी एक खुल गया, हमारे शहर में भी यूनिवर्सल स्टूडियो बीच में भी आ गया। तो और दूसरा एक हांगकांग में और एक पेरिस में, तो ये कुछ जगहों पे नजर आता है। अब सवाल ये है कि ये तो बढ़ता ही नहीं, ये ग्लोबल होता ही नहीं, दुनिया को पता ही नहीं चलता मिकी। लेकिन इसका मतलब मिकी को सबसे पहले किसने सपोर्ट किया होगा? गली वालों ने, शहर वालों ने, टैक्स, वो पूरे स्टेट ने, और फिर पूरे मुल्क ने, और फिर पूरी दुनिया ने। अब पूरी दुनिया, आज हम सब बैठ के बात कर रहे हैं मिकी जैसे कोई बहुत ही बड़ी गेम है। तो ये पोर्टर डायमंड जो है ना, उसकी वजह से वो डिमांड इन होमलैंड, एक ऐसा मुल्क है जहां पर कैसीनो अलाउ ही नहीं है। आप वो ग्लोबल इंडस्ट्री वहां से कैसे बनेगी? वही उसका तो मुल्क का कल्चर इजाजत नहीं देता, रिलीजन इजाजत नहीं देता। दारू की इजाजत ही नहीं है जिस मुल्क में, हम बोले यार इस मुल्क से दारू की इंडस्ट्री कैसे उठेगी भाई? डिमांड इन होमलैंड ही नहीं है। तो उसमें कंपटीशन होगा ही नहीं, क्वालिटी प्राइसिंग कोई लड़ाई होगी ही नहीं। तो वो ग्लोबल इंडस्ट्री बन ही नहीं सकती, पोर्टर डायमंड। There are wide range of theme parks operating within D-Line, ranging from small regional parks to several large theme parks offering visitors a wide variety of rides, attractions, and food outlets. The three largest theme parks, which are Space Park, Dinoland, and HW, in D-Land together attracted 10 million visitors, an increase of 4% in the previous year. Now, very important thing.
Competition for theme park visitor also come from wide range of other leisure and tourism activities. भाई देखो, बंदा घूमने आया है ना, वो तो एंजॉय करने आया है, वो थीम पार्क भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है। सही। तो ऐसा नहीं कि थीम पार्क का कस्टमर सिर्फ थीम पार्क ही ले रहा है, थीम पार्क का कस्टमर अदर अम्यूजमेंट एक्टिविटीज में भी जा रहा है। And tourism activities available in D-Land, such as coastal holiday resorts, museums, zoos, aquariums, wide variety of tourist activities such as historical castles and famous landmarks. जैसे इवन मैं बोलूँ ना भाई, यास आइलैंड के अंदर आपको वार्नर वार्नर ब्रदर्स मिलता है, आपको फरारी वर्ल्ड मिलता है, ये दो तो थीम पार्क हो गए। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास सी वर्ल्ड है, जिसमें फिर आपको बाकायदा पूरी मरीन लाइफ दिखाई। तो वो फिर आप उसे कोई कैरेक्टर बेस्ड थीम पार्क नहीं कह रहे। फिर इसी तरह आपके पास वाटर पार्क अलग है, आपके पास मॉल अलग है। तो थीम पार्क का कस्टमर सिर्फ थीम पार्क नहीं खींच रहा, दूसरी अम्यूजमेंट एक्टिविटीज भी ले रहे। ओके। अच्छा, मैं आपको एक और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देता हूँ, मैं आपको अभी सुन लें। एक है अम्यूजमेंट पार्क जिसमें आपके पास राइड्स और ये सब है, और उसके बराबर में उसी का है वाटर पार्क, वो भी बड़े जाइंट है। अम्यूजमेंट, क्योंकि मुझे याद है आज से कोई 15-20 साल पहले मलेशिया में ये बेवकूफ बन भी चुके हैं। अम्यूजमेंट पार्क जो है उसकी टिकट है लेट्स से $30 फॉर द डे, और वाटर पार्क जो है उसकी टिकट भी है $30 फॉर अ डे। और फिर एक बराबर में विंडो है जिसपे लिखा हुआ है इफ यू टेक अम्यूजमेंट प्लस वाटर पार्क जस्ट $40 या मे बी $35 फॉर कंबाइन। आप बताएं सबसे ज्यादा रश कहाँ लगा होगा? एक विंडो थी जो अम्यूजमेंट पार्क की, $30 जस्ट द अम्यूजमेंट पार्क, और उसमें आपको बैंड पहना देगा अम्यूजमेंट पार्क का। दूसरा है जो वाटर पार्क, $30। और तीसरा है कि अगर दोनों कंबाइन चाहिए, एक टिकट में दो मजे, तो $35 में ले लो ना। तो सबसे ज्यादा रश उसमें लगता है, लेकिन सबसे बड़े उल्लू भी उधर ही खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े पार्क हैं जैसे एक पूरा शहर हो, और आप कुछ घंटों में एक को भी नहीं घूम सकते। 3 राइड लोगे, और 12 बजे जब सूरज ऊपर आता है ना, तो आप आराम से ठंडे पड़ चुके होगे, रिलैक्स, कि भाई अब अपने से दो, पानी में दो छलांगे मारी, एक स्लाइड ली, एक उसकी ली, बस अब चलो बेटा खाते हैं, खाने के बाद वैसे ही डाउन हो जाते हैं, चलो अब घर चलते हैं। बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब देखें, वो $5 का उसने मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कमाया, उसको ये पता है। इसी तरह ये लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजी टाइम के साथ भी करते हैं, कि भाई 12 बजे के बाद उसको पता है रश कटने लगेगा, तो बोलेगा जो $30 वाला पार्क है वो आज आपको $10 में मिलेगा, बट यू कम एट 2 PM। तो उसको पता है 10, अब बचे कितने, 4 घंटे बचे हैं या 3 घंटे, उसमें वो एक ही राइड ले सकेगा। इसको ऐसा लगता है डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट डू वॉट एवर यू वॉन्ट में 2 राइड ही बनती है, उससे ज्यादा बनती भी नहीं है। इंसान की कैपेसिटी भी तो देखिए, पूरी रिसर्च हुई भी होती है इनकी ये प्राइसिंग करने से पहले। नाउ अब बेटा थीम पार्क के ग्रोथ मार्केट ड्राइवर्स और इसकी फिर जो डिफरेंट राइड्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ये जरा। ओके। सो नाउ थीम पार्क मार्केट ग्रोथ ड्राइवर्स, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थीम पार्क की मार्केट ग्रो करती है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक फैक्टर, हमने जैसे पहले बोला कि इसमें जाने के लिए आपको पैसे खर्च करने हैं। इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ बोथ होम एंड इंटरनेशनल विजिटर, क्योंकि टूरिज्म बाहर से भी आ रहा है, हु आर डिमांडिंग मोर लीजर एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। अब आप थीम पार्क में जाकर ये बातें करो कि ये कब तो मुझे नॉर्मल स्टोर में 1 धर्म का मिल जाता है, ये 20 धर्म का क्यों दे रहा है, तो फिर आपके लिए थीम पार्क नहीं है। या आप उधर जाके बोलो ये कॉफी का कप वहां तो 5 धर्म का मिलता है, यहाँ 50 धर्म का क्यों मिल रहा है, वो जगह ही ऐसी है। उधर वो आपको एक एनवायरमेंट में चीज दे रहा है। सो देर इज इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास पैसा हो खर्च करने के लिए। ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ थीम्ड इंटरटेनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि भाई वो बाकायदा वो वाली थीम, जैसे मिसाल आप ले लो, आज टॉम एंड जेरी की नई सीरीज रिलीज होगी, तो ऑटोमेटिकली वो अचानक से चल पड़ेगा। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू थीम पार्क, एक अदर चीज से रिलेटेड। आपने भी देखा होगा इंडिया का एक सीजन आया था मेड इन इंडिया, जिसमें टाइटन घड़ी की पूरी कहानी वो टाटा की सुनाई गई। आप यकीन करो, जब मैंने वो सीजन देखा ना, तब यहाँ तो सब इंडियन शॉप्स हैं दुबई के अंदर, तो अब मैं जब भी जाता हूँ टाइटन का आउटलेट देख के मैं रुक जाता हूँ, और बाकायदा मैं देखता हूँ तो लोग खड़े होते हैं। यानी उस सीजन ने एकदम से टाइटन घड़ी को दोबारा से एक्टिविटी दे दी, वैसे भी वो बहुत फेमस ब्रांड है। तो इसी तरह ये थीम पार्क इंडस्ट्री भी, जैसी उस कार्टून कैरेक्टर या उस थीम की कोई नई चीज आएगी, ऑटोमेटिक सी एक्टिविटी तेज हो जाएगी। ड्राइविंग। मोनालिसा, इसको कहते हैं मोनालिसा इफेक्ट। मोनालिसा इफेक्ट, क्योंकि वो मोनालिसा की पिक्चर की कोई वैल्यू थी नहीं, आज तो मोनालिसा का नाम लिया आप सब एक्टिव हो गए। और आप पेरिस के वो चले जाएं लूव म्यूजियम,
तो लूव में ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या रश लगा हुआ है यार, अजीब उसको देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मोनालिसा की कोई वैल्यू नहीं थी, वही पिक्चर पड़ी थी। थिंक 1912 या पता किस टाइम, जब वो फिर वो जब वो चोरी हुई तो बोले अरे ये यहाँ एक पिक्चर होती थी, अननोटिस। ये न्यूज की खबर इतनी बड़ी फैली और उसके बाद फिर आगे लोग अरे मोनालिसा। तो ये मोनालिसा इफेक्ट किसी भी चीज में होता है, जैसे बोला टाइटन घड़ी, तो कितनी दफा लोग देखते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब भाई इस तरह ये जो बॉबी देओल का एक सॉन्ग है, आप लोग अगर बॉलीवुड मूवीज देखते हो, कि वो जब आया था गुप्त मूवी में आज से कोई 25 साल पहले, कोई वैल्यू नहीं थी। अभी फिर से वो बॉबी देओल ने वो बियर्ड वियर्ड रखी और वो गाना आया, एक्स्ट्रा 5 मिलियन व्यूज उसको मिल गए। तो उसको क्या कहते हैं? मोनालिसा इफेक्ट। So, driven by global entertainment brands and movie franchises, increasing adoption of technology in the attraction and experiences offered by theme parks, making them more realistic and exciting. तो एक तो डिमांड, एक तो उन थीम्स का चलना, और नंबर तीन इसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट। अब थीम पार्क के अंदर कितनी तरह की राइड्स होती हैं। एक तो है भाई आपके रोलर कोस्टर राइड्स, जो मैं आसान अल्फाज में बोलूं, मौत के मुंह को छू कर आना। एक बार जिंदगी में मैं एक खतरनाक रोलर कोस्टर राइड में, मुझे याद है मैं उधर टर्की में अंतालिया में बैठ गया, तो आधा वक्त उल्टी चली थी, नई नई शादी हुई थी, हनीमून की थी, बीवी को इम्प्रेस करना था, उसमें बैठ गया। जब वो ऊपर जा रही थी ना, मैंने कहा दादा गेम हो गई है, ये मैंने बहुत बड़ी गेम कर दी है। तो उसने अच्छा, फिर सिर्फ ये नहीं, वो आपको पूरा रिकॉर्ड करके आपकी मूवी भी दिखाएगा। तो रोलर कोस्टर राइड्स, एक तो बहुत बेसिक रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं, लेकिन आप जैसे फरारी वर्ल्ड चले जाओ तो आम बंदा देख के ही डर जाएगा कि मैं इसमें नहीं बैठ सकता। सही। लेकिन जाहिर है अगर एक थीम पार्क सिर्फ रोलर कोस्टर राइड भर देगा तो कस्टमर कट जाएगा। तो ये मिक्स ऑफ राइड्स रखते हैं, कमजोर दिल वालों के लिए भी और मजबूत दिल वालों के लिए। So a roller coaster uses an elevated track which carries the ride through elements which can include tight turns, steep slopes, full 360-degree loops to create a thrilling experience. लेकिन अब मैं आपको इधर एक बात बताऊं, यह हेल्थ एंड सेफ्टी एक बहुत बड़ा मसला है भाई। कभी भी एक्सीडेंट हो गया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो यस, एग्जामिनेशन के अंदर ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन देम। Roller coaster rides are typically built and designed as a complete circuit in which riders depart from and return to a same location. सही। जाहिर है ये किसी भी थीम पार्क के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और किसी भी थीम पार्क में दो या तीन बेहतरीन रोलर कोस्टर राइड्स लगी हुई होती है। देन आती है फ्लैट राइड्स, जो इजियर राइड्स होती है कंपैरेटिवली। A flat ride typically spins around, usually includes a circular platform. Depending on their speed and pattern of the movement, they may or may not be considered as exciting as roller coasters. Slow moving and low height flat rides are generally intended for young riders, typically between age 3 and 12 years. However, more exciting flat rides have been designed to include high speed and other disorienting movements. कि भाई वो, अब मुझे याद है मैं अभी ये वार्नर ब्रदर गया था तो उसमें एक प्लेन लगा हुआ था। अब वो प्लेन कैसे चल रहा था, एक तो प्लेन ऊपर नीचे हो रहा है, फिर साथ में आप उसके विंग्स में बैठे हो, विंग्स भी गोल 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 घूम रहे हैं, यानी आप उल्टे भी हो रहे हो, और फिर वो ऐसे ऐसे भी चल रहा है, यानी हर तरह की डिसोरिएंटेड मूवमेंट उसके अंदर थी। अच्छा, अब ये राइड में 3 से 12 साल का बच्चा बैठ ही नहीं सकता, और लाइन में भी नहीं लगने देंगे उसे। 3 से 12 साल वालों की बेसिक राइड्स अलग होंगी, बड़ों की अलग होंगी, यानी इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस जो एक थीम पार्क क्रिएट करेगा। फिर होती हैं ड्रॉप राइड्स। अच्छा, ये ड्रॉप राइड्स तो हमें मॉल्स वगैरह में भी नजर आती हैं, कि वो एक पिलर के साथ ऊपर जाती है, उसके समझो एक उसका रॉड टाइप होता है, और फिर वो ऊपर से नीचे गिरती है एक स्पीड से। अ ड्रॉप राइड इनकॉर्पोरेट्स अ सेंट्रल टावर स्ट्रक्चर with one or more carriages attached. Each carriage carrying riders is lifted to the top of the tower, then released to free fall back down to ground level. A powerful braking system stops the carriage before it reaches the ground. अच्छा देखो, एग्जामिनर आपको ये प्री सीन ऐसे पढ़ाता है कि जिंदगी में तुमने कभी राइड देखी ही नहीं है। वो तुम्हें ऐसे बता रहा है चीजें ले जाके, कि देखो एक ये राइड होती है, एक ये राइड होती है, वो तुम्हें ये समझा रहा है। क्योंकि अब वो फिर आगे डेप्थ में जाएगा, इंडस्ट्री के रिस्क, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, उन चीजों में घुसेगा। देन देर आर डार्क राइड्स। डार्क राइड्स क्या है, जो एक थीम के थ्रू गुजरेंगी। A dark rides uses vehicle to send rider into a dark indoor environment through a series of scenes or experiences. Dark ride vehicles take many forms, including cars on a track, boats which float in a channel. Some dark rides include interactive features like onboard games to compete against other riders.
सही। सो इस तरह के बाकायदा इधर थीम पार्क में एक्टिविटीज होंगी। फिर वाटर स्लाइड्स होंगी। अ वाटर स्लाइड यूजेस व्हीकल्स सच एज बोट एंड वुडन लॉग्स to send riders along channels of flowing water with various drops and turns to deliver similar thrills to experience on roller coaster. सही। और फिर बाकायदा प्ले ग्राउंड होते हैं, आर नॉर्मली डिजाइन फॉर चिल्ड्रन टू प्ले आउटडोर, कंटेन अ रेंज ऑफ इक्विपमेंट सच एज स्विंग स्लाइड्स क्लाइंबिंग फ्रेम्स। मोस्ट थीम पार्क यूज लार्ज एरियाज ऑफ देयर साइड फॉर प्ले ग्राउंड एरिया टू entertain children who are too young to be permitted on more thrilling rides। अच्छा, ये भी एक मसला है भाई। अब माँ बाप और दो बच्चे हैं, बच्चों को तो ले जा सकते ही नहीं हो बड़ी वाली, तो उनको फिर आपने प्ले ग्राउंड में छोड़ दिया और आप चले गए। तो द पॉइंट इज कि थीम पार्क अपने आप में एक ऐसा डे स्पेंड होता है कि आप पूरा दिन लगा दोगे उधर। सही। जैसे मैंने सोचा कि कल मैं जाऊंगा, आप लोग के लिए वीडियो बना के जाऊंगा फरारी वर्ल्ड से, तो मैं सुबह 11 बजे निकल जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा तो रात के 7-8 बजे, मैंने पूरा दिन। अच्छा, कितनी बार पूरे दिन में भी पूरा थीम पार्क नहीं घूम पाते, हम दो दो तीन तीन बार जाते हैं पूरा थीम पार्क कवर कर। तो द पॉइंट इज कि ये एक पूरा इन्वायरमेंट है, ये एक फीलिंग है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको देते हैं। ओके। अब इसके अंदर विजिटर्स कौन है उसका वो आपको ब्रेकअप दे रहा है कि कितने बच्चे हैं कितने बड़े हैं। With an extensive range of attractions offered, most of the theme park attract visitors from a wide range of ages and other demographics. The three largest theme parks in D-Land attract a significant number of international visitors, as D-Land is a popular international tourist destination with its vibrant history, tradition, and warm climate. अब कस्टमर सेगमेंट क्या है? अडल्ट 30 years एंड अबव 9% है। यंग अडल्ट 20 to 29 years 29% है। टीनेजर्स 13 to 19 years 22%। एंड देन फैमिलीज विद चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 12 years 40% है। देखिए, ऑब्वियसली थीम पार्क में बच्चे एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, छोटे बच्चे तो असल उसको वसूल करते हैं। यानी मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एनुअल पास लिया है, उनको मैं कहता हूँ तुम लोग को तो शायद थीम पार्क वाले किसी दिन बैन कर देंगे, वो हफ्ते में दो दो बार जाते हैं। उनके बच्चे भी अभी क्योंकि समर वेकेशन थी वो बार बार जाते थे। द पॉइंट इज कि जिनके बच्चे छोटे हो तो बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन यंग अडल्ट टीनेजर्स वो भी सारे इन राइड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, फिर बड़े अडल्ट भी बहुत ज्यादा जाते हैं। ओके। असल में वो देखना भी होना था ना, इट डिपेंड्स कि भाई वो राइड्स हैं किस किस्म की। अब फॉर एग्जांपल बहुत ही क्रेजी राइड्स हैं तो उसमें आप बच्चों को नॉर्मली लेके ही नहीं जाते, आप बोलते हो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टिकट, या मे बी आप पेरेंट्स को अपने लेके नहीं जाओगे, आप बोलोगे यार आपने बैठना नहीं है, तो ये फिर तो कोई फायदा नहीं। तो उसमें तो जाएंगे कैसे भाई? वो लोग जाएंगे और वो भी ऐसे जाएंगे जैसे सर ने कहा ना कि मैं तो डर रहा हूँ उससे, क्योंकि उसमें 360 टर्न्स हैं सारे। तो उसमें वही लोग जाएंगे जो इतना रिस्क ले सकते हैं और जो इतना एक्साइटेड होते हैं इस काम के लिए, ठीक है ना। उसमें रिस्क टेकिंग बहुत ज्यादा है। और कुछ ऐसे इन्होंने एंटरटेनमेंट बनाए होती है कि जो ऐसे पार्क भी बनाए होते हैं जो फैमिली वाले होते हैं, कि जिसमें कुछ राइड्स अच्छी भी हो गई कुछ ऐसी, वरना बच्चों के साथ हो फैमिली। अब जैसे मैं अभी आपको जो उसका कह रहा था, यूनिवर्सल स्टूडियो, यूनिवर्सल स्टूडियो में राइड्स जो होती हैं वो बड़ी टफ होती हैं भाई। लेकिन एक उन्होंने बनाया हुआ है फ्लोरिडा की तरफ, यानी बिल्कुल उस तरफ अटलांटिक ओशन के साथ, एक बनाया कैलिफोर्निया की तरफ जो बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ, और एक अब यहाँ टेक्सास में बिल्कुल मेरे घर से तो जैसे 10-15 मिनट है। लेकिन वो उन्होंने पता है कौन सा बनाया है? बच्चों वाला बनाया है। वो बनाया ही बच्चों के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो, छोटे बच्चों की थीम, हमारे सामने ही पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ और अप एंड रनिंग है। तो वो क्या है, अब उधर जाएंगे, अब उधर मेरे मैं बोलूंगा यार बच्चे चले जाएं चलो ठीक है, लेकिन यानी मैं उनका एक एज अ सुपरवाइजर हो सकता हूँ, लेकिन तो उसमें मुझे एक्साइटमेंट वाली राइड्स नहीं मिलेगी, सही ना, वो बच्चों के लिए बना। तो सम टाइम वो इस सेगमेंट को देख के बनाते हैं कि यार इसमें मुझे पूरी फैमिली को अट्रैक्ट करना है या सिर्फ यंग, जैसे सिक्स फ्लैग्स है हमारे डैलस में, उसके अंदर बहुत खतरनाक राइड्स है, कुछ बच्चों की भी है लेकिन कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, जिसको आप देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार ये 360 कर रहा है। एक होता है कि सिर्फ यूं अप एंड डाउन, या वो जो उसने ऊपर बोला फ्लैट राइड, एक है कि वो एकदम आपको घुमा के फिर सीधा भी कर दे, तो वो शॉट बहुत खतरनाक शॉट होता है उसमें, 360 वाला। तो इसीलिए तो वो सम टाइम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सम टाइम वो पूरा बना देते हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सल की आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी कि जो डेलस में अभी बनाया फ्रिस्को सिटी में, वो प्योर बच्चों के लिए बना दिया। अब देखिए, अब देखो प्री सीन ने अब हमें समझा दिया कि भाई तुम्हारी इंडस्ट्री वगैरह बेसिक, अब वो इसकी डेप्थ में जा रहा है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, चैलेंजेस क्या है, इनोवेशन क्या है, क्लाइंट की क्या बैकग्राउंड है, अब वो टेक्निकलिटी में जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू जनरेशन। मोस्ट थीम पार्क रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट। अच्छा, नॉर्मली थीम पार्क की गेम ये होती है कि वो हर काउंटर पे टिकट नहीं बेचते आपको हर राइड की, वो एक साथ आपको टिकट भेज देंगे, बोला अंदर जाओ जितनी राइड लेनी है ले लो। सही। टू एंटर द पार्क विच परमिट्स विजिटर्स टू यूज द राइड एंड अट्रैक्शन।
A considerable proportion of the theme park revenue is generated in many food outlets, which most theme parks operate on site and which include a variety of restaurants and cafes. अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत रेयरली देखा है कि आपका सामान चेक और उसमें से खाना निकाल लिया जाए यहाँ पर यूएई के अंदर। लेकिन थीम पार्क की एंट्री पे वो आपका सामान चेक करता है, बैग, और उसमें जो फूड आइटम होते हैं वो निकाल के रख लेते हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर से खाना लेकर जाओगे तो आप अंदर नहीं खाओगे। सही। हाँ, फिर भी एक आध बिस्किट हो गया, टी के साशे हो गए, एक आध थोड़ा बहुत वो ले जाने देते हैं। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा वो नहीं अलाउ करते, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि फिर अंदर जो फूड स्टॉल्स हैं वो उनका एक बहुत मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दे दूं ना, अपन सिनेमा जाते हैं तो सिनेमा के अंदर जो पॉपकॉर्न होता है, वो आपको अपना खाना ले जाने देगा, तो पॉपकॉर्न और ड्रिंक कौन लेगा? ओके। So merchandise such as soft toys, clothing, general souvenirs is also a steady form of income for most theme park. The most notable change in revenue generation in recent years has been the development of on-site hotels. बाकायदा यहाँ पे दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के अंदर इन्होंने फिर ये थीम पार्क होटल्स बनाए, जो उस थीम के हिसाब से बने हुए, और फिर उसके अंदर बाकायदा आपको करेक्टर्स मिलेंगे। एक तो पार्क के अंदर है, आपकी होटल में भी आएंगे, फिर आपके रूम उस थीम में बने हुए होंगे। ऑन साइट होटल्स टर्निंग थीम पार्क्स इनटू हॉलीडे रिजॉर्ट्स, which visitors can stay for short or extended holiday breaks within the themed hotel or holiday lodges. These have proved to be a particularly popular with international visitors to D-Land. ओके। तो बेटा अभी आपको रेवेन्यू का ब्रेकअप दे रहा है कि रेवेन्यू किस तरह से चल रहा है। ऑब्वियसली सबसे बड़ी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो टिकट्स है। 20x1, x2, x3, x4 और x5। सही। तो सबसे बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम टिकट है, लेकिन देखो टिकट का प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। 20x1 में टिकट वो 68%, बट नाउ टिकट इज 58%। जो एंट्री है जिसमें आपको सारी राइड्स का एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, मर्चेंडाइज जो सामान बिकता है, जो सोविनियर्स वगैरह, वो वाला सेगमेंट भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है। लेकिन जो सेगमेंट सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है वो है होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। 3% से बढ़ के आज वो 12% पर चला गया। 3, 4, 6, 10 एंड 12। भाई ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बंदा जब जाता है तो कहता है ओके, मैं अब 2 दिन इस थीम में रहूंगा जब मैं खर्चा कर रहा हूं। और फिर फूड एंड बेवरेज ये कंसिस्टेंट सोर्स है, 23, 24, 26, 24 एंड 23। तो ये समझ लो एक रेवेन्यू मिक्स है जो उसने आपको बताया। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है कि जो पोर्शन सबसे ज्यादा ग्रोइंग है वो होटल एंड रिजॉर्ट वाला है। सही। लेकिन टिकट्स जाहिर एक मेजर है, लोग अंदर आएंगे, एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं है कि टिकट का रेवेन्यू कम हो गया। टोटल रेवेन्यू में टिकट का प्रोपोर्शन कम हो गया, क्योंकि होटल्स भी अब मेजर रेवेन्यू देने हम्म। लगे। तो यहाँ बेटा बात को रोक दें। हमने प्री सीन का एनालिसिस आज शुरू किया है। थीम पार्क्स क्या होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स क्या होते हैं, इस पर हमने बात शुरू करी। इसके थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखी, इसे समझा, और हमने इसके रेवेन्यू ब्रेकअप पर बात करी। अब इंडस्ट्री चैलेंजेस हो गए, फिर फ्यूचर डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी का रोल है, और फिर क्लाइंट की जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी फिर हम कंटिन्यू करेंगे। असल में ऑब्जेक्टिव क्या होता है आज की क्लास में, तो सिर्फ हम इस इंडस्ट्री से अवेयर हो रहे हैं। लेकिन अब अगली क्लास में हम पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स भी उठा रहे होंगे चैलेंजेस में से, कि देखो यहाँ पर हो सकता है कि सिनेरियो में एग्जामिनर आपके लिए रिक्वायरमेंट बना है। जैसे हमने आपको बहुत सारी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज बताई। लेकिन अभी क्या होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे लिए असल स्टोरी खुलेगी कि भाई क्लाइंट अभी किन चीजों से कमा रहे हैं और आगे क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। ओके। तो बेटा हमने इसको एनालाइज करना शुरू किया। थीम पार्क इंडस्ट्री क्या है वो समझा, अम्यूजमेंट पार्क से कैसे डिफर कर रही है, हमारा क्लाइंट हेस्पर वर्ल्ड क्या होल्डिंग रखता है मार्केट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स पर बात कर ली, विजिटर का ब्रेकअप क्या है कि किस किस तरह का विजिटर आ रहा है, और रेवेन्यू जनरेशन पर बात करी। ओके। नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारी क्लास है यूट्यूब पर भी अवेलेबल है फॉर जनरल पीपल, और ये हमारे एलएमएस पोर्टल पर भी है। सही। जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब जो फ्यूचर क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे नहीं। अब हमारे पास 2 फर्दर क्लासेस होंगी प्री सीन पर, और फिर 6 फर्दर क्लासेस होंगी हमारे अपने प्रिडिक्टेड मॉक एग्जाम पर, जो आपको ट्रेन करेगा फॉर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो वो लोग जो अभी तक इस कोर्स में इनरोल्ड नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्जाम के पास होने के चांसेस इंक्रीज करो, सो इनरोल इन इट। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं admissions.mirchawala.com, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। सही है। आप हमारे इस क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। जो हमारे ऑलरेडी रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं उनके पास तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों की इस एक्सेस मौजूद है। लेकिन जो इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं,
वो वेबसाइट के थ्रू या गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके इनरोल कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि ये जो 2 हफ्ते हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो सितंबर 26 अटेम्प्ट में अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो वो तमाम लोग जो ये क्लास सुन रहे हैं वो अपने दोस्तों को अपने कॉन्टैक्ट्स में रेफर करें, क्योंकि अच्छी चीज हमें सबको बतानी है। अगर आपका दोस्त भी इस अटेम्प्ट में पास हो गया तो ये आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव चीज होगी। ओके, सो होप टू सी यानी यू आप ऑन नेक्स्ट क्लास। यस। इस क्लास को आप है ना शेयर कर सकते हैं, सही है ना, विद योर रेलिवेंट फ्रेंड्स एंड रेलिवेंट स्टेक होल्डर, बिकॉज दिस इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। चले, थैंक यू एवरीवन एंड होप टू सी यू ऑल इन द बाय। नेक्स्ट।